प्लीज। तुम लोग ग्रुप में विश्वास नहीं करते। ये बात चलो देखो कल हमारा पेपर है, पेपर में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है और केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बताई थी मैंने। और ग्रुप में भी एक बच्चे ने पूछा था, तो ग्रुप में भी किसी ने यही बोला था सर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोला था, नहीं बोला था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। और मैंने इक्विलिब्रियम बोला था, मैंने क्लास में बोला था इक्विलिब्रियम, तो पता है बच्चे क्या बोले? बच्चे बोले सर ये बहुत पहले हुआ था, हम उस समय थे नहीं। ठीक है, फिर मैंने दूसरा टॉपिक बताया, मैंने कि ये वाला, तो बोले हाँ सर जी ये वाला सर। तो मैंने कहा ठीक है इसी का टेस्ट है, ये करके बताया था। और 11th पूरी आ रही है बायोलॉजी में, ठीक है, पूरी 11th आ रही है, यूनिट नहीं आ रही है, पूरी 11th आ रही है, ठीक ये है। और जितने भी साथ के हैं और जो नहीं आए हैं और जो कम आते हैं वो भी सब पेपर देने जरूर आओ, ठीक है। और इस पेपर के बाद में अब जो भी पेपर हुआ करेंगे वो तुम्हारे एक यूनिट के नहीं हो करेंगे, काफी यूनिट के हुआ करेंगे। और मैंने जो टारगेट बनाया, अभी क्या चल रही है, फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा कोर्स निपट जाएगा पूरा। उसके बाद में क्या हुआ करेगा कि मैं आपको हर दिन जितने दिन क्लास होगी उतनी बार तुम्हारा एक पेपर सॉल्व हुआ करेगा, वो भी फुल लेंथ वाला समझ रहे? 11th 12th दोनों मिला के जो फुल लेंथ का पेपर हुआ करेगा वो तुम्हारा सॉल्व हुआ करेगा पूरा 1.5 घंटे में। ये हाँ, और आज मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, आज ये 8:30 बजे, ठीक है। हाँ तो आ जाना सब लोग। देखो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे किरचॉफ्स लॉ की, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने किरचॉफ्स लॉ की बात करी थी। इसका अरेंजमेंट ठीक। देखो लास्ट टाइम पे हमने कहा था किरचॉफ्स लॉ। सर अगर मैं किरचॉफ्स लॉ की बात करूं, सबसे पहले ये बेस्ड किस पर है? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। सबसे इसमें किरचॉफ्स लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। मैंने तुम्हें कल बताया था आने वाला करंट किसके बराबर होगा? जाने वाले करंट। जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा, ठीक है, तभी कंजर्वेशन था। मैंने ये भी बताया था कि किसी जंक्शन पर आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, ठीक है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। इसके बेस पर मैंने एक क्वेश्चन भी तुम लोगों को दिया था, कल कराया भी था, ठीक है। अच्छा हाँ, तो कैसे लिखते थे? द सम ऑफ ऑल करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। यानी कि किसी पॉइंट पर जितने करंट आ रहा है और जो करंट जा रहा है, तो आने वाला करंट किसके बराबर होगा? जाने वाले करंट के बराबर होगा। ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने,
उस क्लास में करवाया था, परसों की क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो अगला था, थोड़ा गलत हो गया, हाँ, किरचॉफ लूप रूल। ये मेरा कौन सा रूल है? दूसरा है। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। ये कब लगेगा? सबसे पहले इस पर ध्यान दो, ये लगेगा कब? तो ये तब लगेगा जब तुम्हारा कोई सर्किट क्लोज्ड हो। जब कोई सर्किट क्या हो? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है अगर कोई सर्किट बंद होगा, अगर कोई सर्किट बंद होगा तभी ये लूप, तभी ये ला लगेगा, जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ का लूप। किरचॉफ का लूप कैसे? जैसे मान लो मेरे पास में एक ये रेजिस्टेंस है R1, एक ये रेजिस्टेंस है R2, एक रेजिस्टेंस है R3, ये बैटरी लगी हुई है, इधर एक बैटरी इधर लगी है, ठीक है, ये ऐसे। अब मैं तुमसे कहूं इसमें देखो ये कितने बंद रास्ते हैं, तो एक बंद रास्ता ये है, एक बंद रास्ता ये है, एक बंद रास्ता ये। तो अगर तुम एक बंद रास्ते से घूमते हुए दूसरा के वहीं पर पहुंच जाओगे, एक रास्ते से घूमते हुए वापस वहीं पहुंच जाओगे, तो जो सम ऑफ वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ वोल्टेज 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है सबसे पहले कि ये कौन से कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। यहां कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये कंजर्वेशन ऑफ क्या है? इसमें एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले में कंजर्वेशन क्या था? चार्ज। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहा जाता है इसमें? अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल्स इन द लूप इज 0। हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इस रूल को ही हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। इससे पहले वाले को क्या बोलते थे? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। इसे क्या बोलते हैं? लूप रूल। किरचॉफ का सेकंड लॉ है और ये किस पर डिपेंड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। और सम ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ पोटेंशियल वो भी किसमें? क्लोज्ड लूप में। किसके बराबर होता है? ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, 0 के बराबर होता है। देखो अब एक क्वेश्चन है जैसे इस प्रकार से, एक ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सबसे पहले लूप रूल की बात हम इसमें करेंगे। 2 रूल। पहला लॉ कहता है आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। दूसरा कहता है किसी भी लूप के अंदर, किसी भी लूप के अंदर सम ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, मैं इस वाले क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि हर एक ब्रांच में करंट बताओ, कितना करंट होगा। हर एक ब्रांच में करंट बताना है। सबसे पहले तुम्हें दिमाग में ये चीज याद रखनी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव ये है, तो इससे करंट निकलेगा कुछ, मान लो I1 निकल गया। I1 सर इससे निकल गया I2 सर, इसमें नीचे आ गया I3। सही है, ये पॉजिटिव नीचे था, बड़ा वाला नीचे, तो नीचे I3, यहां से निकला I1, यहां हो गया I2। इतना काम कर लिया। उसके बाद में देखो ये पूरी एक ही तो है, ये पूरा क्या है? एक ही वायर। तो यहां भी I1 होगा, तो यहां भी I1, और यहां भी क्या होगा? I1 होगा। उसके बाद देखो ये पूरा एक ही है, तो यहां I2, तो यहां भी I2, और यहां समझ में आ गया। अब जरा तुम एक बात सोचो सर जी, इधर देखो, अगर मैं इस जंक्शन पर खड़ा हो जाऊं तो आने वाला करंट कौन सा है? I1, और जाने वाला कौन सा है? I3। यानी कि सर आने वाला करंट किसके बराबर होगा? जाने वाले करंट के। ये बात पहले पढ़ी। आने वाला करंट I1, इधर से I2 बराबर जाने वाला करंट क्या है? I3। तो आने वाला करंट किसके बराबर होगा? जाने वाले करंट के बराबर हो गया। अब इसमें लूप रूल लगा दो। देखो मैंने कहा कितने लूप रूल लग सकते हैं इसमें। पहला ये, मैं यहां से चलूं और वापिस यहां आ जाऊं, एक पाथ हो गया क्लोज। यहां से चला वापिस यहां आ गया, दूसरा पाथ। यहां से चलूं और ऐसे वापिस आ जाऊं, कौन सा? तीसरा पाथ।
तो 3 हो गए। मैंने क्या करना है, किसी एक में लगाना है। जैसे मान लो पहले मैं इस वाले में लगा रहा हूं, इस वाले में, तो मैं क्लॉकवाइज चलूं एंटी क्लॉकवाइज, जो तुम्हारी मन करे वो बताओ। क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज ऐसे चला जाता है, ऐसे तो चला जाता है। अब देखो क्लॉकवाइज चला हूं तो लूप, कौन सा लूप, ए के बाद बी के बाद कहां आऊंगा, फिर एफ, वापस कहां पहुंच गया, पहुंच गया। अब मैं यहां पहुंच गया, अब मुझे यहां से चलते हुए ऐसे जाना है। तुम्हें लूप रूल की इक्वेशन लिखनी है जो मैंने कल लिखवाई थी, ठीक है, कल बताई थी। बताओ छोटी बच्ची तुम बताओ कैसे, मैं यहां से चल रहा हूं ऐसे, बताओ कैसे लिखूं, जल्दी बोलो। अरे सर जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही क्या जा रहा है, करंट, तो क्या आएगा -4, और करंट कितना है इसमें, I1, ठीक है। अब मैं ऐसे आया, कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव से, किससे निकला, तो प्लस का 4। अब मैं देखो ऐसे आया, ऐसे आ रहा हूं, अगर मैं इधर आ रहा हूं तो जिधर मैं चल रहा हूं उधर ही करंट, तो माइनस का 2I1। अब मैं किससे निकला, पॉजिटिव से, तो +2, वापिस वही पहुंच गया तो बराबर 0। बस अब देखो 4 और 2 6I1, 4 और 2 6, इसको उधर पटकोगे तो I1 की वैल्यू आ गई बेटा 1 एम्पियर। कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई। यानी कि इसमें, अब मैं जरा इस रूल की बात करूं, इस लूप में, इसमें बताओ, जैसा तुम बताओ क्लॉकवाइज चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलूंगा सर, मैं ऐसे चलूंगा, इसका मतलब है ऐसे, यहां से स्टार्ट हुआ मान लो B C D E और वापस ये मेरा लूप हो गया, ये हो गया मेरा लूप हो गया, ये लूप हो गया, ठीक है। हाँ तुम बताओ लो कतई लास्ट में, ठीक है। मैं यहां से चल रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, बताओ इक्वेशन लिखाओ, मैं कैसे लिखूं, जल्दी बोलो। 2I2, सर जी क्यों, इन्होंने प्लस क्यों बोला, क्योंकि मैं आ रहा हूं इधर, ऐसे तो चल रहा हूं, और करंट जा रहा है इधर, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। कौन से टर्मिनल से निकला, माइनस, तो माइनस का 6। मैं चल रहा हूं इधर और करंट आ रहा है इधर से, फिर से क्या आएगा, +4, करंट कितना, ऐसे गया, कौन से टर्मिनल से निकला, तो -4 बराबर 0। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 और 2I2 -6 +4 -4, ठीक है बेटा। यहां पर कितना हो गया, 6I2, 4 और 2 6 और 4 10, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, 10/6, काटो, 2 पंजे 2 तिया, I2 कितना आया, 5/3, 5/3। अब देखो इसने कहा है हर एक ब्रांच में करंट बताना है, तो इस ब्रांच में करंट कितना है, 1 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट कितना है, 5/3, तो इसमें करंट कितना है, तो I3 किसके इक्वल है, I1 प्लस I1 1 है और I2 कितना है, 5/3, ऐड किया तो कितना आ गया, 8/3 आ गया। हर एक ब्रांच में, हर एक ब्रांच। तो इसमें मैंने क्या लगाया, इसमें मैंने लूप रूल लगाया, वो भी कौन सा, सेकंड वाला। कौन सा लगाया था, सेकंड, जो लूप रूल है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती है, वो मैंने लगाया था, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हो गया। फिर इसके अगले बात करते हैं। तुम्हारे कोर्स में इसमें लास्ट ईयर था, इस बार हटा दिया गया है। एक तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हटा दिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर, वो भी हटा दिया, ये सब हटा दिया, तो काफी कम कर दिया। और पिछली साल हटा दिया था पोटेंशियोमीटर, और उससे पहले हटाया था पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है, और लास्ट ईयर वो भी हटाया था कलर कोडिंग, उससे पहले कलर कोडिंग था, ये सारी चीजें। तो 8/3 एम्पियर। उतर लिया,
अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगले बढ़े। ठीक है, हो गया। अच्छा सर जी एक बार बताओ मुझे, अगर इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैं एक काम करूं, अगर रख करता हूं मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं एफ और सी के बीच में, एफ और पोटेंशियल डिफरेंस एफ और सी के बीच में क्या होगा? ठीक है, तो तुमने अभी निकाला था, वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, यहां 1 एम्पियर और यहां कितना था 5/3 है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो चाहो तुम ऐसे जाओ, चाहो तुम ऐसे जाओ, जैसे चाहो वैसे जाओ। ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसे गया तो कहां से स्टार्ट होगा? एफ से। लिख दिया, जहां से स्टार्ट होते हैं वो यहां लिख देते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तब। अब देखो कौन से टर्मिनल से निकला? पॉजिटिव से, तो प्लस का 2। जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही क्या है? करंट, तो माइनस का 4 और करंट कितना है बेटा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तो था इसमें। उसके बाद में अगले बढ़ा, मैं जा रहा हूं इधर, करंट है इधर, तो प्लस का 2 और करंट कितना है यहाँ पर? पहुंच गया सी पर। अगर सी पर पहुंच जाता है तो बराबर क्या आ जाता है? 20, बराबर 20। अब यहां पर देखो 4 एकम 4, 4 में से 2 गए -2, -4 है, -4 में से 2 गए -2। ठीक है, तो -2 10/3। इसको सॉल्व किया तो 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए 4, तो यहां पर बचा 4/3। तो अगर मैं इसको इधर उठा के लाऊंगा तो मेरा आंसर आया -4/3। बस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? -4/3। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो इस प्रकार से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा किस प्रकार से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूला याद कर लिए सभी ने? पेपर तुम्हारे छप चुके हैं। जो वो पेपर निकालते हैं मशीन से वो कहते हैं दीवाने हो जाते हैं पेपर निकालते निकालते। बहुत क्यों? पेपर निकालो एक एक बच्चे का, पहले तो जैसे मान लो 26 पेज हैं तो आगे पीछे 26 निकालो, फिर 26 को लाइन से लगाओ, फिर एक एक करके उठाओ। एक भी गलती हो गई तो एक पता चली तुम कहोगे सर इसमें तो हमारा एक पेज ही नहीं है ना, वो भी देखना पड़ता है। ये सारी चीजें उठा लिया। अब देखो अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने तुमसे कहा था बताओ इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में तुमसे कहा है जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट यानी कि यहां पोटेंशियल कितना है? 0 दे रखा है। तुमसे क्या पूछा है? ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है ये पूछा है, डी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कहा है बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? ठीक है, तो तुम क्या करो, देखो ये ए है और ये बी है, मैं ऐसे आऊं ऐसे, अगर मैं ऐसे आऊंगा तो बी ए से स्टार्ट होगा, जिधर मैं आ रहा हूं उधर ही क्या है? करंट, तो माइनस का 1.5 और करंट कितना है? 1,
तो ये हो गया I इंटू आर। कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पहुंच गया। और यहां पोटेंशियल कितना है? जीरो, जीरो है। ये जीरो गुणा हुई तो BA की वैल्यू क्या आ गई? 1. इसका मतलब ये है या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। ये तो सही है क्योंकि यहां तो माइनस माइनस है। अब दूसरी चीज क्या है, यहां पर क्या पूछी है? BD। मुझे कहां पोटेंशियल निकालना है? D पर। तो मैं यहां से चलूं, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहो तो मैं B से चलूं, तुम कहो तो मैं D से चलूं। बताओ कहां से चलूं? B से चलूं, ठीक है। मैं B से अगर चलूं, मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट भी तो बेटा इधर ही आ रहा है, देखो करंट भी इधर ही आ रहा है और मैं भी इधर ही जा रहा हूं। तो मैं B से स्टार्ट हुआ, B से स्टार्ट हुआ, जिधर मैं उधर ही करंट, तो माइनस का 2.5 और करंट कितना है? 1 एम्पीयर। देखो I इंटू आर कौन से टर्मिनल से निकला? पॉजिटिव से, तो +2 बराबर BD, +2 बराबर BD। ये कितना है? 0। इसकी गुणा हुई, ठीक है। तो 2.5 में से 2 गया तो BD की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का माइनस का 0. अब देखो कौन सा सही है? D सही है। बस ऐसे क्वेश्चन रहेगा तुमसे, ठीक है। थोड़ा सा बस उसने क्या किया, 1 पॉइंट और पोटेंशियल 0 कर दिया और बस तुमसे 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से कौन सा सही है। तुम बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तुम लोग बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तुम बताओ आगे पांचों। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? पीछे बेंच। कब बैटरी की सेल का E B के बराबर कब होगा? कौन सी कंडीशन है? तो बताओ पीछे शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कब होगा? बताओ शॉर्ट सर्किट कब होगा? बैटरी सेव होगी तो शॉर्ट सर्किट होगा। बैटरी सेव होगी, रेजिस्टेंस 0 होगा, ठीक है, आउटर सेल 0। और B और E का बराबर होते हैं जब करंट नहीं प्रवाहित होता है, करंट 0 होता है ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में करंट कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? एक तो प्लेटों के बीच की दूरी और इसमें जो भी तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी डाला है, सॉल्यूशन डाला है, उस पर डिपेंड करेगा और उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन सब चीजों पर मैंने बताया था, मैंने कहा इस बार और ये करके बताया था 90% चांसेस है, तब ये हालत है। ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं, एक बार सोचो,
इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF बी इन मेंटेन द इलेक्ट्रिक। बेटा ऐसा है, देखो मैंने तुमसे बताया था मेरे पास कोई बैटरी है लगी हुई, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है R, ये क्या है E। ये बैटरी कुछ ना कुछ कार्य करेगी करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करेगी, कार्य करेगी। अब देखो कैसे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाके कहां आएगा, यहां पर, उठा के इलेक्ट्रॉनों को इधर फेंकेगी, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इसको कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वो कार्य करना पड़ेगा यहां पर, तो इसने कहा है, तो वही तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इसका वर्क डन कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, वर्क डन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बेसिकली जो फार्मूला है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, वो तुमको 3 फार्मूला याद करने हैं और उन्हीं से तुम्हारी पावर हो जाएगी, और उन्हीं से हो जाएगी कि कितनी तुम्हारी हीट जनरेट होती है, ठीक है। 3 फार्मूला से सिर्फ जो फार्मूला है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, हाँ, वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, वो फार्मूला होता है, देखो वर्क डन बराबर होता है Q इंटू बी। वर्क डन क्या होता है, Q इंटू बी। और बेटा तुम लोग जानते थे पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू बी। अब Q किसके बराबर होता है, IT, तो यहां W हो जाएगा Q हो जाएगा IT इंटू बी। यही तुम्हारी एनर्जी हो जाती है। अगर इसे ढंग से लिखो तो क्या हो जाएगा, BI, वर्क डन, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एनर्जी है वही क्या होती है तुम्हारी, वर्क डन। फार्मूला होता है BIT। एक बात तुम लोग जानते हो, B इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर मैं B की जगह IR रखूं तो वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी, तो हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। एक फार्मूला तुम्हारा ये हो गया, एक फार्मूला तुम्हारा ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरा देखो, अगर मैं मान लो मैं I की जगह रखूं तो I की जगह क्या रख सकता हूं, B अपॉन R। तो I की जगह अगर मैं B अपॉन R रखूंगा तो फार्मूला हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन R इंटू, तो कितने फार्मूला है बेसिकली, 3 फार्मूला। एक ये, चाहे BIT, चाहे I स्क्वायर RT, चाहे B स्क्वायर R इंटू टी। ये फार्मूला कब कब लगेंगे कि कितनी, अगर मान लो मैं I करंट दूं और रेजिस्टेंस R है और T टाइम तक दूं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना, और कितनी हीट जनरेट होगी। ध्यान करना, हीट जनरेट के लिए भी यही फार्मूला लगेंगे, I स्क्वायर RT, ठीक है। हीट जनरेट के लिए बेसिकली हम लोग H से डिनोट करते हैं, और H भी तुम्हारी वर्क डन के बराबर ही होगी। उसके लिए भी ये 3 ही फार्मूला है, BIT, B स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, I स्क्वायर इंटू RT, I स्क्वायर इंटू RT। 3 फार्मूला, ये तीनों फार्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये होता क्या है, वर्क डन क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन करता है, कौन वर्क करता है, बैटरी, जो भी तुम्हारी वर्क करती है, ठीक है, वर्क करेगी तो W से डिनोट करेंगे और उसके फार्मूला ये तीनों हो जाएंगे, W बराबर BIT, W बराबर B स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, W बराबर I स्क्वायर इंटू RT, ठीक है। ये तीनों फार्मूला उसके हो जाते हैं। अब देखो इन 3 फार्मूला के बाद में इसमें आता है पावर। पावर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर मैं वर्क डन मेरा क्या है, BIT, तो एक बार जब मैं इसमें BIT रखूंगा और T से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, BI। एक बार मैं I स्क्वायर RT रखूंगा, T से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, I स्क्वायर इंटू R। एक बार
बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और फिर टी से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन। तो सिंपल सा मेरा फार्मूला है, एनर्जी जनरेट की बात करेगा तो बी आई टी, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, या आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और अगर पावर पूछेगा तो सब में टी हटा दूंगा। अब कौन सा फार्मूला कहां लगेगा, देखो अगर तुम्हारा बी और आई दिया है, बी और आई दिया है, ठीक है, बी और आई दिया है तो ये लगेगा, आई और आर दिया है तो ये लगेगा, और बी और आर दिया है तो ये लगेगा। इसी प्रकार से पावर में भी, पावर में अगर तुमको बी और आर दिया है तो ये वाला लगाना, आई आर दिया है तो ये लगेगा, और बी और आई दिया है तो ये लगेगा। ये है तुम्हारी पावर का फार्मूला, और ये हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी का फार्मूला। तीन ही फार्मूला, बस इनको याद करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सर जी, इधर देखो, रख कर पाऊं इसको। मैं एक तुमको सर्किट दे रहा हूं, चलो 3 ले लिया। बेटा ये मैंने तुमको एक सर्किट दे दिया, ये सर्किट दे दिया, मैंने तुमसे पूछा हीट कंज्यूम्ड इन ईच रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टेंस में कितनी हीट कंज्यूम हो रही है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड, 2 सेकंड कितनी हीट, मैंने हर एक रेजिस्टेंस में पूछ लिया तुमसे, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में कितनी हीट कंज्यूम हो रही होगी, 2 सेकंड। तो अब हीट कंज्यूम का फार्मूला फिर से मैंने बताया, 3 फार्मूला थे, 3 फार्मूला थे। अब तीनों फार्मूलों का हम लोग देखो यहाँ पर यूज देखेंगे, कहां पर कौन कौन सा लग सकता है। सबसे पहले तुमको एक चीज हमेशा पता है कि मैं सबसे पहले यहां पर करंट निकालूं, क्या निकालूं, अब करंट कैसे निकालूंगा, पहले इसका क्या निकालूं, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालूं। अब इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, और पैरेलल के लिए फार्मूला, पैरेलल के लिए फार्मूला डायरेक्ट इस टाइप के लगाना है तुमको, 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3, 6 प्लस, ठीक है। अगर 2 होंगे तो इस प्रकार से करना है, 6 तियां 18 बटे 9 कितना आया, 2। यानी कि सर इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दूं मैं, किसका, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस 2 का, तो ये 3 और 6 हैं, सिर्फ 2 है। अब टोटल रेजिस्टेंस देखो, 3, 2 और 5, तीनों कैसे हो गए, सीरीज, तो 3 और 2 5, 5 और 10, तो सॉरी 5 और 5 10, तो आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया, 10। आई बराबर क्या होता है, बी, बी कितना है 20, तो कितना करंट आ गया बोलो, 2 है। यानी कि यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें, वो कितना हो रहा है, 2 एम्पीयर। इसका मतलब ये है सर, जो करंट यहां होगा वही इसमें होगा, वही तो इसमें होगा, और वही कहां होगा, इसमें होगा। लेकिन यहां पर करंट दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
सर इसमें अगर करंट डिवाइड हो गया तो पैरेलल में सेम क्या रहता है, पोटेंशियल। क्या सेम रहता है? तो इसमें मैं क्या निकालूं, पोटेंशियल निकालूं। तो पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, देखो दोनों को कंबाइन करके रेजिस्टेंस कितना आया था 2, और इस 2 में करंट कितना बह रहा है 2, तो 2 दूनी, तो इस वाले में भी पोटेंशियल 4 और इस वाले में भी पोटेंशियल क्या होगा 4। ठीक है, अब देख लो कतई कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं इस वाले की बात करूं कि 3 वाले में कितनी हीट कंज्यूम हो रही हो। ठीक है, ये वाला इसमें क्या मुझे पोटेंशियल पता है? नहीं। मुझे क्या पता है? करंट। और मुझे क्या पता है? आर। कौन सा फार्मूला है जिसमें करंट आई और आर लगता है? तो तुम बोले आई स्क्वायर, आई है 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 है, और कितने सेकंड में पूछा है? 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 दूनी हीट क्या होती है? जूल। हो गया। अब तुम देखो, मुझे बताओ इस 5 वाले में भी पूरा करंट है ना? करंट कितना है 2, तो इसमें भी क्या लगेगा आई स्क्वायर आर टी। तो 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 और टाइम कितना है 2, 2 दूनी और 5 और 40 जूल। कितना हो गया? 40 जूल हो गया। अब देखो सर जी, क्या मुझे इसमें करंट पता है? नहीं। लेकिन इसमें क्या पता है? पोटेंशियल। क्या पता है? तो ऐसा फार्मूला लगाऊं जिसमें मेरा बी हो और आर हो। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? आर इंटू टी। बी कितना है? 4 का स्क्वायर, आर है 6 और टाइम कितना है 2, 4 चौक 16, 16 दूनी तो 32/6। ठीक है, काट लेना, 2 से काट लेना चाहे 3 से काट लेना, हो गया। अब इस वाले में देखो, इस वाले में कितनी हीट होगी? 5.3 है। तो इसमें भी पोटेंशियल कितना है बेटा? 4। तो बी स्क्वायर, आर कितना है 3, टाइम कितना है 2, 4 चौक 16 दूनी बटे आ गया। हर एक में अलग अलग है, हर एक में। अगर मैं इसमें पावर पूछता, मैं कहता होता हूं इसकी पावर कितनी होगी, तो पावर में क्या होता है? सिर्फ आई स्क्वायर आर। ऐसे यहां होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, यहां होता है आई स्क्वायर इंटू आर। पावर की बात आती है तो हम लोग उस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये है पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैं बल्ब की बात करूं तो मैंने अभी ये जो बल्ब जल रहे हैं, ये जो ट्यूबलाइट जल रही है या जो पंखे, इनमें वायर का कैसा कनेक्शन है? सीरीज की पैरेलल? पैरेलल है। क्या है? तभी तो पैरेलल है, तभी तो देखो जैसे स्विच में कितने वायर हैं, यहाँ पर भी क्या है सब पैरेलल। देखो इसके लिए वायर अलग दिया है, इसके लिए अलग दिया है, हर चीज के लिए क्या है? अगर सीरीज होता तो क्या होता है? एक बार वायर लिया उसी में मेरे जोड़ते चले गए, वो क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों के घर में जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें जो कंजप्शन हो रहा है वो कैसा है? पैरेलल कंजप्शन होता है, यानी कि पैरेलली वो सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा, तभी तो मेरे तार होते हैं। सही है, अगर सीरीज में हुए ना तो पता चले एक जगह ब्लास्ट हो, पूरी घर की लाइन खुदवा कर रहे हो, है ना। अब जहां पर जो बल्ब खराब होता है उठा के तुम वही लाइन चेंज कर देता है, बस, बाकी घर से कोई मतलब ही नहीं किसी प्रकार से। रब करूं इसे?
पावर कंज्यूम्ड, कंजप्शन देखो बेटा, कौन सा बल्ब, सबसे पहले मैंने कहा मान लो तुम्हारे बल्ब हैं सीरीज में, बल्ब है सीरीज में, एक बल्ब दो बल्ब, एक बल्ब दो बल्ब, ठीक है। और बल्ब तुम्हारे, ये बल्ब B1 और ये बल्ब, इसकी पावर P1 और इसकी पावर, दो बल्ब है, दोनों कैसे हैं सीरीज में। तीसरा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इनकी P इक्विवेलेंट लूं तो P इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाता है 1/P1 प्लस 1/P2, सही है। पावर कंजप्शन अगर दोनों की मिला के लूंगा तो दोनों की मिला के पावर कंजप्शन का फार्मूला हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/। अब दूसरी चीज देखो सर, सीरीज में यहां से जो करंट जाएगा, दोनों बल्बों में करंट क्या रहेगा, सेम। अगर दोनों बल्बों में करंट तुम्हारा सेम रहेगा, मुझे बताओ करंट दोनों बल्बों में क्या रहेगा, सेम। पावर के फार्मूला BI, दूसरा बताओ B²/R, तीसरा बताओ I²/2, ये तीन फार्मूला होते हैं, तीन फार्मूला। अब देखो तुम सबसे पहले अगर मैं कहूं तुमसे कि कौन सा बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा पावर को कंज्यूम्ड करेगा, जो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जो पावर को ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब देखो सर जी, सबसे पहले ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, सीरीज में हैं। अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इसमें क्या सेम है, करंट, क्या सेम है, करंट। अब जिसमें करंट नहीं है उसे खत्म कर दो, इसमें करंट उसे खत्म कर दिया। इन दोनों में क्या सेम है, करंट। और करंट किसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो इसे क्या कर दिया, खत्म। अब करंट दोनों में सेम है तो करंट को लो मत, तो करंट को नहीं लिया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I के, किसके हो गया, ओ सॉरी R के। I तो है, I तो समान है ना दोनों में, I दोनों में समान है। अगर I दोनों में समान है तो वो किसके समानुपाती हो गया, R। इसका मतलब ये है जिस बल्ब का पोटेंशियल ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटनेस, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी भी ब्राइटनेस। ये कौन सा चीज है, सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैंने कहा मान लो मैंने तुम्हें दो बल्ब दे दिए, दो बल्ब दे दिए, देखो क्वेश्चन, मैंने तुम्हें दो बल्ब दे दिए, जो मेरे पास पहला बल्ब है और एक मेरे पास दूसरा बल्ब है, ठीक है, एक पहला बल्ब है और एक दूसरा बल्ब है। अगर मैं तुमसे कहा कि मान लो पहले बल्ब पर लिखा हुआ है, पहला बल्ब मान लो इसका रेजिस्टेंस कुछ भी है 400 ओम है और इसका रेजिस्टेंस कुछ भी कह दिया 300 ओम। अगर ये दोनों में कैसे लगा दूं, सीरीज में, सीरीज में, तो कौन सा ज्यादा चमकेगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ब्राइटनेस उसकी क्या होगी, ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम होगी, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब ऐसे होता है। उसके बाद हम पैरेलल की बात करें। पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, अगर यहां पर तीसरा बल्ब होता तो क्या होता, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 हो जाता, सिंपल सा। अगर इक्विवेलेंट पूछता तो ये कहां पर लगे होते हैं, सीरीज में बल्ब। सीरीज में कभी तुमने बल्ब लगे हुए देखे, मैरिज में लगे होते हैं,
हाँ टेंट में, ठीक है, जो टेंट लगता है शादियों में वहां लगा होता है, क्योंकि वहां पर अगर वो हर बल्ब के लिए अलग तार ले जाएंगे तो फिर लगाते लगाते दीवाने हो जाएंगे और फिर उतारते उतारते तो पगला ही जाएंगे, है ना। तो वहां पर सब सीरीज में सारे की सारे बल्ब किसमें लगे होते हैं, सीरीज में। ठीक, ये हो गया। अब अगले वाले सभी बच्चा कल पेपर देने आना, ठीक है। हाँ, आपकी मैं सिटी प्लान चेंज करवा रहा हूँ। इस पर सिर्फ एक बच्चा बैठेगा, इस पर 2 बैठेंगे, उस पे 1 बैठेगा। ऐसे ही हुआ था। फिर उस क्लास में ही बच्चे बैठे होंगे, इतने आए नहीं थे। अरे हाँ, उस दिन वो था, क्या था, पेपर था बीएससी वालों का, है ना। उस दिन बीएससी वालों को पेपर था, इसीलिए तो संडे पेपर था, थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर। देखो, अगर बल्ब है पैरेलल, देखो ये पैरेलल में बल्ब है, ये बल्ब कैसे हैं, पैरेलल में। ये वही P1 और ये P2 पैरेलल में अगर है, और इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें P इक्विवेलेंट निकालूं तो दोनों को जोड़ दो, P1 प्लस सीधा सा। अब उसके बाद अगर मैं पावर के फार्मूला लिखूं, वही 3 फार्मूला, BI B स्क्वायर अपॉन R, I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इंटू 1। अब देखो, सबसे पहले सर पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। क्या सेम रहता है, तो किसमें, इन तीनों में से किसमें पोटेंशियल नहीं है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, इसे खत्म कर दो। जहां पोटेंशियल नहीं है उसको क्या कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। उसके बाद देखो, पोटेंशियल इसमें है और इसमें है, तो अगर मैं पावर कंज्यूम्ड की बात करूं, कि कौन सा ज्यादा ब्राइटनेस होगा, तो देखो यहां पर पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, करंट की। अरे B तो सेम रहता है, B क्या रहता है, इससे पहले करंट सेम था तो मैंने करंट नहीं लिया था, और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा। इसका मतलब ये है पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसमें करंट ज्यादा जाएगा वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है सर, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अपने आप क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल में ध्यान रखना है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसमें करंट ज्यादा जाएगा वो ज्यादा चमकेगा। पैरेलल सीरीज में क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, और जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी। तो पैरेलल में तुम्हारा वो बल्ब तेजी से चमकेगा जिसकी करंट ज्यादा, जिसका करंट ज्यादा जा रहा होगा, या जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, वहां ज्यादा चमकेगा। उतार लिया, ठीक है, उतार लिया, सही। अब देखो बेटा, एक है तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है,
सबसे पहले ये बात जानो कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जरूरत क्यों पड़ी। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें व्हीट स्टोन ब्रिज की जरूरत पड़ी थी। जैसे कोई मेरे पास रेजिस्टेंस है, अब मुझे यही नहीं पता वो रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने किसका यूज किया, व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ऐसे ही 4 रेजिस्टेंस होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। बीच में लगा दो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, बहुत छोटे करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। इसके साइड में मैंने एक बैटरी लगा दी और मैंने तुमसे कोई भी मान लो, P मान लो, Q मान लो, ये रेजिस्टेंस R और ये, तो ध्यान करना अगर यहां से कुछ ना कुछ करंट जाएगा, करंट मान लो इधर I1 गया, इधर, अब इसके अंदर करंट कब जीरो होगा, इसके अंदर करंट कब जीरो होगा, वो तब जीरो होगा जब P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के क्या हो जाए, चाहो तो फिर P अपॉन Q R अपॉन S कर दो, या फिर P अपॉन R Q अपॉन S कर दो, ठीक है, कोई सा रेशियो, चाहे देखो P अपॉन Q R अपॉन S कर दो, या फिर P अपॉन R और Q अपॉन क्या कर दो S। दोनों कंडीशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बीच वाले में करंट क्या जाएगा, जीरो। अब करंट जीरो हुआ क्यों, करंट इसलिए जीरो हुआ क्योंकि जो ये पॉइंट है और ये मान लो ये C है और ये क्या है D, करंट इसलिए जीरो हुआ क्योंकि C और D पर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, इक्वल। अगर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तुम्हें पता है करंट फ्लो क्यों होता है, करंट फ्लो होता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और अगर दोनों जगह पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता। अब तुम कहोगे सर इसमें अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो कि तुम्हारे पास में P एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो तुम्हें पता ही नहीं है कितने ओम का है, ठीक है, अब Q R S ये तीनों रेजिस्टेंस तुमको पता है, तीनों रेजिस्टेंस तुमको पता है, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसा एक कॉम्बिनेशन ढूंढोगे जिससे कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो, जीरो। इसके अंदर करंट जीरो फ्लो होगा तो इसका मतलब है P अपॉन Q R अपॉन S दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। वहां से हम फटाफट किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, P की, ठीक है, P की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। सर जी इसको हम और कैसे कर सकते हैं, इसको देखो बेटा, जो ये है वही ये है, सही है, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम, बस उनकी संरचना अलग हो गई, ठीक है, सेम नहीं है। सर इसमें गैल्वेनोमीटर है, इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस होगा, है ठीक, ये बता रहा हूँ सेम है दोनों, ठीक है, दोनों क्या बच्चों, सेम। व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज क्या हुआ, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, P अपॉन Q R अपॉन S, या फिर P अपॉन R कैसे ही कर दो, बस ये कब होगा, ये तभी होगा जब बीच वाले सर्किट में करंट कितना प्रवाहित हो रहा हो, जीरो, करंट जीरो हो, तभी हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज होगा।
निकाल लिया। फिर अगले वर्ड में बच्चों बड़े आगे देखो, इसे रख कर रहा हूं मैं। एक बात सोचो सर बेटा, इस यहां पर एक पॉइंट मान लो ए, यहां मान लिया ए और इसको क्या मान लिया, और बीच में इसको सी और इसको डी। अब देखो, एक कोने पर ए है, एक कोने पर बी है, बीच में सी है और क्या है डी। बस छुट्टी हो गया। देखो कैसे सर, ए और सी के बीच में R1, सी और डी के बीच में R3, डी और बी के बीच में R5, सी और बी के बीच में R4 और ए और डी के बीच में R2। बन गया यही, ठीक है, ये बन गया। इसका मतलब ये है, ये भी क्या है व्हीट स्टोन। अगर बेटा इसमें R1 बटे R2 और R4 बटे R5 अगर रेशियो सेम होगा तो इसके अंदर कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर बेटा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है तो मैं अगर इसका R इक्विवेलेंट पूछूं कि बताओ इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा अगर ये व्हीट स्टोन है तब, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका R इक्विवेलेंट। तो देखो, तुम्हें पता है अगर बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जहां करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसे क्या कर दो, गायब, गायब कर दिया। अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज, और ये दोनों सीरीज में और नीचे वाले भी ये किसमें है, सीरीज। इसका मतलब ये है ऊपर रेजिस्टेंस है R1 प्लस R4 और नीचे रेजिस्टेंस कितना है R2 प्लस R5। अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे हैं, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, पहले दोनों को गुणा कर दो, पहले दोनों को गुणा कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। R4 R5, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट है। अगर ये बराबर नहीं होंगे, मुझे बताओ, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या ये व्हीट स्टोन होगा, नहीं होगा। क्या तुम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो तुम्हारा होगा, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, ये होता है। उसके बाद तो कुछ था नहीं, मैंने खाली इसे बना दिया तुम लोगों के लिए, हल्का सा खाली बस बना दो, बात कुछ नहीं। अब देखो मीटर ब्रिज, देखो बेटा पहले हम लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किसका इन्वेंशन किया, व्हीट स्टोन, ठीक है। व्हीट स्टोन में हमने, एक बार जरा देखो, व्हीट स्टोन में हमने क्या किया, व्हीट स्टोन में हमने R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो तुम बोले
देखना एक बार, समझो इस बात को। सर मान लो मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है, R1 की क्या निकालनी है वैल्यू, मुझे R3 पता है, R4 पता है, ये पता है। मैंने यहां रेजिस्टेंस रखा, कुछ भी रखा, मैंने देखा इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि इनका 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 रेशियो सेम नहीं है। फिर मैंने बेचारा दूसरा रेजिस्टेंस रखा, तब भी देख रहा हूं करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मुझे इसका रेजिस्टेंस तो पता है नहीं, तो ऐसे में कितने रेजिस्टेंस यहां रखता रहूंगा, बहुत रेजिस्टेंस हो गए ना, मुझे क्या पता कब रेशियो सेम आ जाएगा, कब रेशियो सेम आ जाएगा, मुझे क्या पता कब रेशियो सेम आएगा। जब रेशियो सेम आएगा तभी तो करंट यहां पर, तभी तो इन दोनों का रेशियो निकाल सकता हूं। अब इसमें करंट जीरो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं अब इतने रेजिस्टेंस में लाऊंगा तो लाऊंगा कहां से, नहीं पल्ले पड़ा। इधर देखो बेटा, मान लो ये 4 ओम का है, ये 10 ओम का है, ठीक है, और ये मुझे पता नहीं कितने ओम का है, ये मुझे पता नहीं, ये R1 मान लो या R मान लो, पता नहीं कितने ओम का है। मैंने क्या किया, R/4 किया, नीचे 10 किया। अब इन दोनों का रेशियो समान हो, इसका और इसका, तभी तो इसमें करंट जीरो होगा। अब मैं यहां रखा जा रहा हूं, कभी 2 रख रहा हूं, कभी 3 रख रहा हूं, कभी 4 रख रहा हूं, और रेशियो समान आ ही नहीं रहा है, और इसमें करंट फ्लो होते जा रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे यहां पर कितने रेजिस्टेंस बदलूं, बहुत रेजिस्टेंस बदलने हो गए। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को निजात पाने के लिए एक तुम्हारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरी फॉस्टर, ठीक है, इन्होंने एक दूसरा चीज बनाई जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बोलते हैं, कैरी फॉस्टर ब्रिज बोलते हैं, या स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम है इसके, 3 नाम है, हम किसी भी नाम को ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सबसे पहले ये वाला जो मीटर ब्रिज है ये वर्क करता है व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पर, जो व्हीट स्टोन था उसी के प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा। अब उसके प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, होगा कैसे, तो इन्होंने पहले लकड़ी की स्ट्रिप्स ले ली। लकड़ी की स्ट्रिप्स जानते हो, ऐसे जैसे लकड़ी नहीं होगी, जैसे स्केल नहीं होती लकड़ी वाली स्केल, इस टाइप से लकड़ी, स्ट्रिप्स का मतलब हो गया, क्या बोलेंगे, घंटी, हाँ घंटी लेकिन पतली, ठीक है, घंटी लेकिन पतली, ठीक है, ऐसे लकड़ी की स्ट्रिप ले, ठीक। अब बेटा देखो, यहां पर इन्होंने एक रेजिस्टेंस रखा, एक रेजिस्टेंस यहां रखा, और यहां एक पतले वायर से इसको ऐसे, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, बहुत पतले वायर, बहुत पतले वायर। जिन बच्चों के स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ हो तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया भी होगा, मीटर किया था। कौन सा स्कूल था आपका, एक मिनट दोबारा बताना बेटा, राजकीय इंटर कॉलेज। ऐसा कौन सा राजकीय इंटर कॉलेज होगा इसमें प्रैक्टिकल होता है, कौन सा, कहाँ पर स्कूल है आपका, बहुत बड़ी बात है, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट है और वो भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सर हुआ था मेरे स्कूल, तुम्हारा भी सरकारी था, नहीं चिरौंजी लाल था, चिरौंजी लाल कौन हो सकता है, बॉटम, बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा, ऐसे होगा, मैंने इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है, इस रेजिस्टेंस को P बोला और इसको क्या बोल दिया मैंने, Q, ठीक है सर। उसके बाद में मैंने यहां से एक गैल्वेनोमीटर लिया और एक जॉकी लगा। अब जॉकी क्या होती है, जैसे ये वायर है तो ऐसे करके इधर वो आ जा सकती है, ठीक है, तुम निकाल भी सकते हो और इधर स्लाइड कर सकते हो, आ जा सकते हो। ये जो वायर है यहां से यहां तक, इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो मैंने ले ली 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहां पर कुछ देखो, यहां पर जो मेरी बैटरी लगी हुई है तो 100% इस बैटरी से क्या जा रहा होगा, करंट, बैटरी से करंट फ्लो होगा। अब एक बात जरा समझो कि सर तुम्हें पता है कोई भी वायर होगा, कोई भी वायर होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही होगा,
कोई भी वायर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी वायर होगा उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब देखो जरा एक बात सोचना, मान लो, ध्यान से देखो, मान लो मुझे P अननोन रेजिस्टेंस है, मुझे P की वैल्यू नहीं पता, Q की वैल्यू मुझे पता है, मैंने Q यहां लगा दिया, P यहां लगा दिया। मैंने क्या किया, इस जॉकी को, ये जो जॉकी है इसे हल्के हल्के धीरे धीरे ऐसे खिसका के ला रहा हूं, खिसका के ला रहा हूं। जैसे जैसे बड़ा खिसका रहा हूं वैसे वैसे यहां पर इस वायर की क्या हो रही है, देखो लंबाई बढ़ रही है, लंबाई इस वायर की बढ़ रही है। तुम्हें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लंबाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अगर लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखो बेटा ये जॉकी यहाँ फिट है, जॉकी यहाँ फिट है तो इधर वाले वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा और इधर वाले वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही इसका रेशियो और इसका और इस वायर का रेशियो सेम आया, तुरंत तुम्हारे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो हो जाएगा, 0। उसी समय हम समझ जाएंगे कि जहां पर जैसे ही मेरे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 फ्लो हुआ, तुरंत में अपनी जो जॉकी है उसको वहीं पर रोक दो, जहां पर होगी वहीं। मान लो यहां से L लेंथ दूर गैल्वेनोमीटर ने करंट कितना दिखाया, 0। तो ये L, तो इधर की लंबाई क्या हो गई, 100 माइनस है, इधर की L तो उधर की क्या हो गई, 100 माइनस। अब देखो अगर मैं इस L लेंथ का रेजिस्टेंस निकालूं, मान लो R डैश है, L लेंथ का रेजिस्टेंस का मान लिया, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो L अपॉन, ये वायर का एरिया हो गया, ये वायर की क्या हो गई, रेजिस्टेंस। उधर वाली ये किसका था, ये L लेंथ का था। अगर रेजिस्टेंस में 100 माइनस L का देखूं तो रो लेंथ कितनी हो गई, 100 माइनस अपॉन हो गई। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं, ठीक है, तो रो L अपॉन ए और यहां रो 100 माइनस L अपॉन ए से ए गया, रो से रो गया, तो यहां बचा L अपॉन 100 माइनस, सही है, यानी कि सर इसका और इसका रेशियो ये आया। ठीक है, और तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर में करंट 0 क्यों हुआ है, क्योंकि इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो और इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया है, मतलब यहां पर जो रेशियो है और जो ऊपर रेशियो है, दोनों रेशियो क्या हो गए, समान। इसका मतलब ये हो गया जो P रेजिस्टेंस है अपॉन रेजिस्टेंस कौन सा है, Q। P के इधर L है और इधर क्या है, 100 माइनस L। ठीक है, यहां से मैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकता हूं। यहां पर मुझे क्या है ना, बार बार रेजिस्टेंस को रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठाया, स्लाइड वायर को हल्का हल्का कहां कर दिया, आगे पीछे कर दिया, बस चल दिया, ये हो जाता है मीटर ब्रिज। ठीक है, एक मीटर ब्रिज इस स्लाइड वायर ब्रिज, और या फिर इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैरी फॉस्टर ब्रिज। ठीक है, इसके बाद में जो भी तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में है वो सब सिलेबस से गायब हो चुका है। ठीक है, बहुत सारा कोर्स था जो सब गायब हो गया।
अब तो मुझे एक बात बताओ, पेपर कलर किसका है तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अच्छा, बताओ भाई, इसका फार्मूला बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। बताओ, कोई मेरे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बोलो। बस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कल जो क्लास ले रहा था उसमें भी बताया था। कंडक्टिंग शीट के लिए ऑनलाइन क्लास में बताया था, कंडक्टिंग शीट के लिए कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है। यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल का मतलब है, अगर इस पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। सारा की सारा कहां रहेगा? ऊपर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। अरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो kq अपॉन r स्क्वायर। सरफेस पर क्या होता है? kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहले तो 0 रहेगा और उसके बाद में ऐसे ग्राफ बनेगा। ऐसे तो ग्राफ बनेगा। और अगर यही खाली देखते हो, अगर यही बेटा नॉन कंडक्टिंग होता, कैसे होता? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए ग्राफ कैसा बनता? तो नॉन कंडक्टिंग के लिए अंदर चार्ज होता, अंदर अगर चार्ज होता तो किसी पॉइंट से r डैश डिस्टेंस पर, सेंटर पर और बाहर। ठीक है, सेंटर पर और बाहर। बताओ तुम चारों पांचों बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग के लिए चार्ज इसके अंदर क्यों है? तो बोलो kq अपॉन r स्क्वायर। kq अपॉन, तुम चारों बताओ बेटा, r डैश डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नहीं, kq अपॉन rq इंटू r डैश। बाहर सरफेस पर क्या होगा? kq अपॉन r स्क्वायर। ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, और उसके बाद में ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ था, ये फार्मूला था नॉन कंडक्टिंग के लिए। उसके बाद देखो, अच्छा अरे क्वालिटी खत्म हो गया। ये पता है इनफाइनाइट लॉन्ग गॉस लॉ। कोई इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है, कोई इनफाइनाइट चार्ज वायर है और उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दी है? लैम्डा। r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? r डिस्टेंस पर इनफाइनाइट वायर है तो लैम्डा अपॉन इंटू r। ठीक है, और अगर फाइनाइट वायर होता है तो कॉर्नर को इससे मिला दो, एक एंगल θ1 तो दूसरा एंगल, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, sin θ1 प्लस sin θ2, ये फार्मूला होता था। और बताओ, और बताना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, अरे बोलो B इक्वल टू W अपॉन या फिर KQ अपॉन R। KQ अपॉन R, और ये इस पर निर्भर करेगा नहीं, ये मैंने कल ही बताया था। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ये इनफाइनाइट वाई के कारण था, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये किसी भी कोई भी मेरे पास डाइपोल है, मेरे पास क्या है डाइपोल, उस डाइपोल के कारण थीटा कोण पर, ये एंगल कितना है बेटा थीटा, थीटा कोण पर जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब दूसरी बात सुनो, अगर मैं पोटेंशियल पूछूं डाइपोल के कारण एक्सिस पर, कौन सी एक्सियल लाइन पर, कौन सी लाइन पर एक्सियल लाइन का मतलब है ये P कहां आ जाए यहाँ, अगर ये P यहां आ जाएगा तो कोण अपने आप क्या हो जाएगा, अगर कोण जीरो है, कोण जीरो है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस जीरो की वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और अगर तुमसे पूछा जाए इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है ये एंगल कितना हो जाए 90, क्या हो जाए 90, तो मुझे बताओ cos 90 की वैल्यू 0, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, सही है। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, मेरे पास में एक डाइपोल है -q और +q, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है 2l। यहां से थीटा कोण पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, थीटा कोण पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कोई बताओ, बताओ कल ऑनलाइन क्लास ली थी, क्यों उसके बाद क्यों नहीं ली थी? पोछा लगा रही थी लोग, तो 12 मिनट के पहले हम क्लास ले लें, बताओ। है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, अगर ये डिस्टेंस r है r³ अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, ये किसके लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला था थीटा कोण पर, ठीक है। अगर ये मैं यहां ले जाऊंगा तो ये एक्सियल लाइन हो जाएगी और यहां पर ये कोण धीरे धीरे आके कितना हो जाएगा 0। अगर 90 कर दूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये है और पोटेंशियल के लिए ये है, ठीक है। पोटेंशियल के लिए ये है, उसके लिए ये, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो था, दोनों फार्मूला, ठीक है। एक हो गया एक्सियल लाइन, एक हो गया तुम्हारा एक्सियल लाइन के बाद कौन सी लाइन थी, ये क्वेश्चन देखो, ये इसमें मैं कल ही बताया था इसके बारे में तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था बेटा E बराबर हमेशा ध्यान रखना -dv/dt। हाँ कोई बात नहीं, अगर सिर्फ x है तो dx भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, देखो dv/dxi dv/dy dv/dz, इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। अगर सोचो तुम्हें पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, और अगर तुमसे पोटेंशियल पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो क्या कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। कल एक क्वेश्चन आएगा इस पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, देख लो हो जाए तो, या तो तुमसे ई पूछवाऊंगा मैं या तुमसे बी पूछवाऊंगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। और इस प्रकार से होगा, लिमिट भी दे रखी होगी, ये हो जाता है, इस पे से भी आ सकता है,
अब ज़्यादा बताऊँ नहीं, ज़्यादा बताइए तो तुम पगला जाओगे। ठीक, अब देखो बताओ इसकी हमने बात करी थी, ठीक है। इसके अंदर कंडक्टर होता है तो अंदर क्या होगा, जीरो, ठीक है। कंडक्टर होगा तो अंदर जीरो होगा, ठीक है। दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक थे, एक पोलर एक नॉन पोलर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने पढ़ाई था, के बराबर क्या हो जाता है, ई नॉट अपॉन के बराबर ई नॉट अपॉन ई हो जाता है, ई नॉट अपॉन ई, ठीक है, ई नॉट अपॉन ई। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या करता है, या तो चार्ज को स्टोर करेगा या फिर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर, ठीक है। इनके बीच में स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस होता है। दो प्रकार के कैपेसिटर थे, एक तुम्हारा कौन सा था, स्फेरिकल कैपेसिटर, एक तुम्हारा स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल कैपेसिटर। गोल कैपेसिटर का फार्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर था सर, गोल कैपेसिटर का ये फार्मूला था मेरा, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे पास में कोई क्या है, अंदर अगर हवा भरी है, अंदर क्या भरी है, हवा भरी है, डी है, एरिया ए है, तो इसका फार्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन प्लेट, ये क्या होता था, प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इसके मध्य मैंने के भर दिया तो क्या हो जाता था, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ठीक है, कल मैंने क्लास में बताया भी था, एयर के लिए के की वैल्यू 1, पानी के लिए के की वैल्यू 81, और इन्फिनिटी किसके लिए होती है, मेटल के लिए। तो अगर इसके बीच में मैंने मेटल भर दिया तो के की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि सी की वैल्यू ही मेरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। उस समय कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। दूसरी चीज मैंने पूछी थी तुमसे कि मेरे पास में कोई चीज है, इसके बीच में क्या भरी है, टी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, टी डाइलेक्ट्रिक, दोनों के बीच की दूरी क्या है, टी, ये हो गया ए, ये के, तो इसका फार्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए बटे बी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। ये कैपेसिटेंस का हो जाता था फार्मूला, ठीक है। कोई बच्चा मुझे एक बार बता दे कि दोनों प्लेटें किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रही होंगी, बीच में खाली हवा भरी है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, चलो बता लिए, वो बताना तो है नहीं कुछ, ठीक है, ठीक है बेटा। ये देखो, कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर इस प्रकार से था, ये मैंने निकलवाया था, ये मैंने कैसे निकलवाया था कि सर अगर मैं इस वाले प्लेट के लिए लूं, इस वाले प्लेट के लिए, इस वाले प्लेट के लिए पोटेंशियल लूं, इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी रेडियस क्या है a। अगर बाहर वाले के लिए लूं, ठीक है, बाहर वाले के लिए तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू b। अगर नेट देखूंगा तो b1 प्लस b2, तो ये प्लस है ये माइनस है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो 1 बटे a माइनस 1 बटे b। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लूंगा तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन b, तो Q ऐसे ही b की जगह रखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे a माइनस 1 बटे b। Q से Q कट गया तो इसका आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a, ठीक है। इस प्रकार से कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाता था, अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा तो, ठीक है। ये सब कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये तो बता ही दिया था, अभी बताया मैंने, ठीक है। ये देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर, ठीक है। पार्शली फील्ड होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सबको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज में होंगे और पैरेलल में होंगे तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। देखो मुझे बताओ, ये तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज में, कैसे हैं, अब बताओ। ये दोनों सीरीज में और इन दोनों को मिला के ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया।
ठीक है। दूसरी चीज देखो, मुझे बताओ, मेरे पास में एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को ऊपर K1 से भर दिया, आधा किससे भर दिया? K2 से। इक्विवेलेंट कैसे निकालूं? तो सबसे पहले इसमें डिवाइड क्या हुआ है? एरिया। क्या डिवाइड हुआ है? अगर एरिया डिवाइड होगा तो इसको हम कुछ इस प्रकार से ही तो लिख लेते थे सर क्लास में, इस प्रकार से लिख लेते थे। अगर मैं इसका लूंगा, इसके अंदर क्या भरा है? K1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया क्या है बेटा? आधा, तो A/2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D, K1 था तो K1, इसमें देखो यहाँ क्या है? K2, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया देखो पूरा एरिया A था, अब एरिया क्या हो गया? A/2, और बीच की दूरी क्या हो गई? D। दोनों क्या हो गए? दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर तुम इसे C1 मानू और इसे क्या मानू? C2, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, C1 प्लस C2, और अगर ज्यादा करो तो एप्सिलॉन नॉट A/2D, ब्रैकेट में आ गया तुम्हारा K1 प्लस, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर रहेगा तो, और अगर यहीं पर कोई कैपेसिटर हो और उसको बीच में काट दिया जाए, एक तरफ K1 और एक तरफ K2, तो बीच की दूरी आधी हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। अगर तुम इसको C1 मानोगे, इसको C2 मानोगे, तो एक तरफ हो गया C1, एक तरफ हो गया C2, सिंपल सा। ठीक है, तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, वो इस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे इसमें होते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा ये तो करंट आ गया। एक बात बताओ बच्चों, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में कोई चार्जेस हैं, एक Q1 और दूसरा, बीच की कुछ दूरी कहती है। मैंने कल ही बताया था, अगर बीच में कोई चार्ज रख दूं मैं, बीच में अगर मैं इसके कोई भी चार्ज रख दूं, ठीक है, देखो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में तभी हो सकता है जब F1 किसके बराबर हो, तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सोचो अगर बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रख देगा, तो क्या नेगेटिव चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है? नहीं रह सकता है। ये इसे अट्रैक्ट करता और ये, बस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगना चाहिए। एक बात और बताओ, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इस लाइन के अंदर मेरा कोई भी चार्ज एंट्री मारता है या चार्ज अंदर चलता है, तो उस पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स बराबर क्या हो गया? QE, और F बराबर ma इंटू QE। तो वहां से एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूं ना, QE अपॉन m। वहां से एक्सेलरेशन क्या निकाल सकता हूं मैं? QE अपॉन m। तो वहां एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू QE अपॉन m। अगर मेरे पास में यूनिफॉर्म क्या होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तब। सही है? अच्छा, उस बोर्ड से इस बोर्ड पर अच्छा राइटिंग आता है, हर चीज देखो अपने आप सही हो जाती है ना, और उस पर तो ये लगता है पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो साथ में जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं
जो जितने भी साथ में इतने दोस्त हैं तुम्हारे, पेपर देने सभी आओ कल। और पेपर का टाइम कितने बजे बताया लोगों ने? 11। हाँ, जितने भी पेपर है 11 बजे। हाँ, बस से आ जाएगी ना, सवारी से। एकदम तो सवारी जाना पड़ेगा। तो पेपर देने सभी लोग आओ, और बाकी मैं ग्रुप में कह दूंगा जो भी बच्चे आज एब्सेंट हैं, ये सिर्फ पेपर देने आते हैं वो भी पेपर देने आए, ज़्यादा बेटर रहेगा।